नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की उस बुनियाद की जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है बल्कि एक वादा है। तो आइए आज इसी वादे की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो शब्द स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये हमारे संविधान के दिल की धड़कन जैसे हैं। जरा सोचिए, एक ही वाक्य में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। ये एक गारंटी है कि भारत की जमीन पर मौजूद हर एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति, सिर्फ नागरिक नहीं, हर व्यक्ति कानून की नजर में एक बराबर है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि आर्टिकल 14 अकेला नहीं है। ये तो एक तरह से समानता के अधिकारों के पूरे परिवार का मुखिया है। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती हैं, ठीक वैसे ही आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 ये सब अपनी ताकत इसी आर्टिकल 14 से लेते हैं। तो वो जो एक लाइन का आर्टिकल 14 हमने देखा, उसके अंदर असल में दो बहुत गहरे और अलग-अलग आइडिया छिपे हुए हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ढाल और एक सीढ़ी के बारे में सोचना। चलिए देखते हैं कि ये ढाल और सीढ़ी आखिर हैं क्या। तो ये रहे वो दो पहलू। एक है विधि के समक्ष समता, जो हमें ब्रिटिश सिस्टम से मिला है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो अमेरिकन संविधान से लिया गया है, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक सरकार को भेदभाव करने से रोकता है और दूसरा सरकार को बराबरी लाने के लिए कुछ खास कदम उठाने की ताकत देता है। तो विधि के समक्ष समता हमारी ढाल है। इसका मतलब एकदम सीधा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सरकार के हाथ बांध देता है कि वो किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या फायदा नहीं दे सकती। मतलब चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो या फिर एक आम इंसान, कानून सबके लिए एक ही होगा। और अब आती है हमारी सीढ़ी, विधियों का समान संरक्षण। ये एक पॉजिटिव सोच है। ये मानती है कि समाज में हर कोई एक ही जगह से दौड़ शुरू नहीं कर रहा। कुछ लोग पहले से ही पिछड़े हुए हैं। इसलिए ये सरकार को इजाजत देता है कि वो ऐसे पिछड़े हुए ग्रुप्स को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए कुछ स्पेशल कानून बना सकें। आर्टिकल 14 का ये पूरा आइडिया एक और भी बड़े सिद्धांत से जुड़ा है, जिसे हम कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। सच पूछिए तो यही हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है। इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ बस यही एक लाइन है। मशहूर ब्रिटिश कानूनविद एवी डाइसी ने इसे फेमस किया था। इसका मतलब है कि देश पर किसी इंसान या सरकार का नहीं, बल्कि कानून का राज चलेगा। कानून ही सबसे ऊपर है और वो सब पर एक जैसा लागू होगा। वैसे तो डाइसी ने 3 सिद्धांत दिए थे, लेकिन उनमें से ये 2 भारत में पूरी तरह से लागू होते हैं। पहला कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे हर काम कानून के हिसाब से ही करना होगा। और दूसरा वही बात कि कानून के सामने सब बराबर हैं। यही 2 पिलर्स हैं जो हमारे लोकतंत्र को थामे हुए हैं। और ये सिद्धांत इतना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद भी कानून बनाकर इसे बदल या हटा नहीं सकती। ये हमेशा के लिए हमारे संविधान का अटूट हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में बराबरी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हर इंसान पर हर हालात में एक जैसा ही कानून लगना चाहिए? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये सोचना बहुत आम है कि समानता मतलब सबके लिए एक नियम, पर क्या ये हमेशा सही होता है? क्या एक बहुत अमीर आदमी और एक बहुत गरीब आदमी दोनों पर एक ही रेट से टैक्स लगाना सही होगा? या फिर क्या एक अडल्ट और एक बच्चे के लिए एक ही कानून होना चाहिए? शायद नहीं, है ना? यहीं पर खेल में आते हैं 2 तरह की समानता के कॉन्सेप्ट, फॉर्मल और सब्सटैंटिव। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सबके साथ एक जैसा बर्ताव, चाहे हालात कुछ भी हों, जैसे एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी असल बराबरी ये मानती है कि समाज में जो पहले से असमानता है उसे दूर करना जरूरी है, जैसे महिलाओं या SC/ST के लिए आरक्षण, जिसका मकसद सिर्फ बराबरी का दिखावा नहीं बल्कि असल में बराबरी लाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि संविधान अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून बनाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसका जवाब है एक कानूनी सिद्धांत में, जिसे युक्ति युक्त वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब सरकार लोगों को ग्रुप्स में बांट सकती है, पर यह बंटवारा मनमाना नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होना चाहिए। और कोई भी वर्गीकरण सही है या गलत, इसे जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट बनाए हैं।
पहला, जिन ग्रुप्स को अलग किया जा रहा है उनके बीच कोई असली और समझने लायक अंतर होना चाहिए। दूसरा, उस अंतर और कानून बनाने के मकसद के बीच एक सीधा लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब्स, लोगों को उनकी इनकम के आधार पर बांटा गया, जो एक असली अंतर है, और इसका मकसद अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना है, जो कि एक लॉजिकल कनेक्शन है। तो ये वर्गीकरण बिल्कुल सही है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। समानता का ये इतना बड़ा अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान खुद कुछ खास मामलों में इसके कुछ अपवादों यानी एक्सेप्शंस को मंजूरी देता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ खास पदों और संस्थाओं को आर्टिकल 14 से छूट मिली हुई है। जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। सांसदों को संसद में कुछ भी कहने की आज़ादी है और विदेशी राजदूतों को भी कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है। अब ये कोई लूप होल्स नहीं हैं, बल्कि देश को ठीक से चलाने और दूसरे देशों से रिश्ते बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। राष्ट्रपति को ये छूट क्यों दी गई है? ताकि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद बिना किसी डर या रुकावट के अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। ये पद की गरिमा और उसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाके ये अपवाद समानता के बड़े सिद्धांत और देश चलाने की प्रैक्टिकल जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ये पक्का करते हैं कि समानता का आदर्श भी बना रहे और साथ ही सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का काम भी बिना किसी अड़चन के चलता रहे। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। एक तरफ है कानून के सामने सबको बराबर माना, और दूसरी तरफ है समाज में जो असल में असमानता है उसे दूर करने की कोशिश करना। इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्यों है, इस पर जरूर सोचिएगा।